हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द थर्मल फिजिक्स सीरीज़। और हम लोग प्लैंकियन ऑसिलेटर जिसे कहते हैं उसकी एवरेज एनर्जी अब कंप्यूट करना चाह रहे थे लास्ट लेक्चर के एंड में, तो वो आज हम कंप्यूट करेंगे। रिमेंबर, प्लैंक का जो रिवोल्यूशनरी आइडिया है उसने जो पिक्चर जिस तरह से चेंज की है बस उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज केवल एच न्यू के क्वांटा की फॉर्म में हो सकता है। ओके, ऑसिलेटर न्यू फ्रीक्वेंसी का हम कंसंट्रेट अगर कर रहे हैं उस पर केवल, तो उसके जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं उसके उस न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर अगर किसी एनर्जी से पाया जाएगा तो वो एनर्जी या तो जीरो यूनिट्स होगी, या एच न्यू होगी, या टू एच न्यू होगी, या थ्री एच न्यू होगी, इन जनरल एन एच न्यू। क्लासिकली न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर किसी भी एनर्जी के साथ पाया जा सकता था, जीरो एनर्जी के साथ भी, 0.1 0.2 कंटिन्यूसली, जीरो से इन्फिनिट तक जो कोई भी आप रियल नंबर ले लें तो उस एनर्जी के साथ क्लासिकल ऑसिलेटर न्यू फ्रीक्वेंसी का हो सकता था। पर प्लैंक के आइडिया से जो इसे हम प्लैंकियन ऑसिलेटर जिसे कह रहे हैं, प्लैंकियन ऑसिलेटर के जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं वो केवल ये हैं। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह के शब्द मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स, यही डिस्क्रीट प्लैंकियन ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स इस प्रकार के हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा, चौथा, पांचवा। और उसके बजाय जो क्लासिकल पिक्चर के हिसाब से जो न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स थे वो कंटिन्यूस थे। ओके, ऑल पॉसिबल एनर्जीज थी, तो डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। और दूसरा जो इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो बनता है, आइडिया, फिजिकल आइडिया रियली बहुत सिंपल है। एक लाइन में आप कह रहे हैं कि जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो क्वांटा की फॉर्म में होता है, लेकिन उसके मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस निकालना, जो हम मैथमेटिक्स वर्कआउट करेंगे, और फिर उसके फिजिकल इंप्लीकेशंस की उससे फिजिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके लिए हम बीच में जो मैथमेटिक्स करेंगे तो आप देखेंगे क्लासिकल केस में जो हमने कैलकुलेशन की थी ऑलमोस्ट सिमिलर कैलकुलेशंस रिपीट होंगी, बस जो चेंज होने वाला है वहाँ पे जो हमने कुछ एक्सप्रेशंस इंटीग्रल की फॉर्म में एक्सप्रेस किए थे वही यहाँ समेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे। ओके, तो ये आप यूजुअली देखेंगे, जैसे हम कहते भी जब आपको इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि डिस्क्रीट केस में आपके पास समेशन है, और जैसे जैसे आप उस डिस्क्रीट केस को कंटिन्यूस केस में कन्वर्ट करते हैं तो समेशन आपका इंटीग्रेशन में कवर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे होनी है। क्लासिकल केस में आपके पास इंटीग्रेशन था, कंटिन्यूस केस था, इस समय डिस्क्रीट केस है तो एक्चुअली हमें समेशन करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अदरवाइज मेथोडोलॉजी और इवन वर्किंग का जो मेथड है, मैथमेटिकल जो ट्रिक एक जिसे हम कहते हैं, वो भी सेम है। तो सिचुएशन ये है, न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर के अगर मैं अलाउड एनर्जी लेवल्स दिखाऊं तो मैंने इधर दिखा रखे हैं, ये यहाँ पे जीरो एनर्जी हो सकती है, जीरो टाइम्स एच न्यू। एच न्यू इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी एनर्जीज एच न्यू के मल्टीपल हैं, या फिर अगर उसने एच न्यू के बराबर का एक क्वांटा एब्जॉर्ब कर लिया है तो उसकी एनर्जी वन एच न्यू हो सकती है। एक और क्वांटा एब्जॉर्ब कर लिया होगा बाद में तो टू एच न्यू, एक और किया होगा थ्री एच न्यू, एक और किया होगा फोर एच न्यू। तो इन जनरल जो हाँ प्लैंकियन ऑसिलेटर है उसके अलाउड एनर्जी लेवल्स को हम एन एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन एच न्यू, और एन की वैल्यू जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 वगैरह, 0 1 2 3 3 3। ओके, दिस बाद में क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में इस एन को हम क्वांटम नंबर कहते हैं, पर अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ नहीं शिफ्ट हुए हैं, अभी तो कल प्लैंक का आइडिया, ओरिजिनल जो आइडिया आया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए, इसलिए एल जस्ट एक नंबर है। ओके, दिस, और इस एनर्जी लेवल को मैं ई एन लिखूंगा, ये ई बिन लिखा हुआ है मैंने, एप्सिलॉन जैसे लिखा हुआ है, एप्सिलॉन एन, मतलब ये एप्सिलॉन जीरो, ये एनर्जी एप्सिलॉन जीरो है, ये एनर्जी एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन थ्री, एप्सिलॉन फोर, एंड होते होते ऐसे एप्सिलॉन। और जहाँ तक इन लेवल्स के पॉपुलेशन की बात है, लेवल्स के पॉपुलेशन की बात मतलब माना आप फोर एच न्यू की बात करें, न्यू फ्रीक्वेंसी के वॉल्स में बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, तो उनमें से कितने ऑसिलेटर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी फोर एच न्यू है, अलाउड एनर्जी तो यही हो सकती है, तो फिर फोर एच न्यू वाले कितने हैं, और थ्री एच न्यू वाले कितने हैं, और सेवन एच न्यू वाले कितने हैं। तो ये सवाल अगर हम पूछें तो इसका आंसर फिर से हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है वो पॉपुलेशन जो है वो कोई कांस्टेंट एन जीरो ई टू पावर माइनस ई एन ओवर के टी, ई एन मैंने इस क्वांटिटी को लिखा है कि nth लेवल की एनर्जी जिसे हम कहते हैं, तो जिस एनर्जी के ऑसिलेटर्स आप ढूंढ रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ओके, दिस, तो जैसे अगर मैं जीरो एनर्जी की बात करूं, एनर्जी की वैल्यू जीरो, तो ई पावर जीरो, एन जीरो, ई पावर जीरो, और ई पावर जीरो वन होता है तो एन जीरो। यहाँ से हमें एक्चुअली एन जीरो का महत्व भी पता लगता है, ये जो कांस्टेंट है वैसे इसकी वैल्यू की हमें कहीं जरूरत नहीं है कि एन जीरो एक्चुअली क्या होता है, ये हमें ना भी पता हो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एक कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ से ये पता लग जाता है अरे एन जीरो तो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है, और इससे ऊपर वाला जो लेवल है जिसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जिसकी एनर्जी वन एच न्यू है, तो इस स्टेट की पॉपुलेशन कुल मिला के कितनी है, कितने कुल मिला के वॉल्स में ऐसे ऑसिलेटर हैं जिनकी एनर्जी ठीक वन एच न्यू है, तो वो हैं एन जीरो ई पर एनर्जी की वैल्यू एच न्यू, तो माइनस साइन एच न्यू अपॉन के टी। ऐसे ही टू एच न्यू वाले ऑसिलेटर्स की पॉपुलेशन एन जीरो ई पावर माइनस टू एच न्यू अपॉन के टी, ऐसी थ्री एच न्यू वालों के लिए माइनस थ्री एच न्यू अपॉन के टी का फैक्टर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में, एंड सो एंड सो। तो जनरल की बात करें, एन एच न्यू एनर्जी वाले कितने ऑसिलेटर वॉल्स में हैं, एन नॉट एक कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। तो अब हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन है,
ओके, क्लासिकल पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है साथ में कंपेयर करने के लिए। क्लासिकल पिक्चर में उस जो न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर्स हैं वॉल्स में, उनकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इनके बीच की कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ओके, और तो मतलब एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑसिलेटर कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी तक कोई भी एनर्जी हो सकती है ऑसिलेटर की, डिस्क्रीट होने का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। और पॉपुलेशन का फैक्टर उसी तरह से आता है, एन जीरो ई टू द पावर माइनस ई अपॉन के टी। यहाँ ई के साथ हमने ई एक एन अटैच कर रखा है इसलिए क्योंकि हाँ एनर्जी क्वांटाइज्ड है, या तो 1 एच न्यू है या 2 एच न्यू है या 3 एच न्यू। तो ये इस केस में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो सिंपली है। तो मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तो बोल्ट्जमैन लॉ ही गवर्न कर रहा है, लेकिन बस अंतर जो आया है प्लैंक के छोटा सा लेकिन रिवोल्यूशनरी आइडिया के कारण, अलाउड एनर्जी लेवल्स। ओके, तो अब एनर्जी लेवल्स एंड करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशंस अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ प्लैंकियन ऑसिलेटर इस फिगर में मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। तो अब हमारा जो टास्क था, एवरेज एनर्जी, एवरेज का सिंबल, एनर्जी किसका, ऑसिलेटर का, कौन सा वाला, लेकिन प्लैंकियन, इसका नहीं, इस टाइप वाले ऑसिलेटर का, प्लैंकियन ऑसिलेटर का जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ ऑल ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। वॉल्स में जितने भी न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर हैं, कुछ की एनर्जी इतनी होगी 4h न्यू, तो ऐसे जितने हैं उनकी एनर्जी को ऐड कर लो। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी 2h न्यू, बल्कि हमें सीक्वेंस से स्टार्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी 0 होगी, तो 0 वाले अगर 10 भी हैं तो उनकी एनर्जी 10 इंटू 0। फिर माना 1h न्यू वाले हैं 5, तो हर किसी की एनर्जी h न्यू है, तो उनका नंबर हो जाएगा, उनकी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5 इंटू 1h न्यू। ऐसे ही माना 2h न्यू वाले हैं 4, तो 2h न्यू वाले कुल 4 हैं, तो इनकी टोटल एनर्जी 2h न्यू इंटू 4। तो ऐसे कर करके अगर मैं सब लेवल्स के करस्पॉन्डिंग का एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऐड कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा वॉल्स में न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स जितने हैं वो कुल मिला के कितनी एनर्जी कैरी कर रहे हैं। और इसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स से डिवाइड कर दूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर मतलब जीरो एनर्जी वाले कितने हैं, प्लस 1h न्यू वाले कितने हैं, प्लस 2h न्यू वाले कितने हैं, प्लस 3h न्यू, इन नंबर्स को ऐड कर दो दिस। तो बेसिकली ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है। इतनी एनर्जी वाले इतने हैं, तो इनकी टोटल एनर्जी, बल्कि इस तरह से बोलना चाहिए, इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की एनर्जी तो इतनी है, तो इनका टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन दिस नंबर इनटू दिस एनर्जी वैल्यू। ये 0 है लेकिन मैंने फिर भी इसे क्लियरली लिखा है, 0h न्यू एनर्जी और पॉपुलेशन है n0 e टू द पावर 0 अपॉन kt, ये लिखा हुआ है फिर भी। ओके, वैसे मैं इसे सिंपली n0 भी लिख सकता। फिर 1h न्यू वाले एनर्जी 1h न्यू, पर ऐसे हैं कितने, ऐसे इतने हैं, इतनी पॉपुलेशन है n0 e टू द पावर माइनस h न्यू अपॉन kt, तो एनर्जी को उससे मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 2h न्यू एनर्जी वाले, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, e टू द पावर माइनस 2h न्यू अपॉन kt, और यहाँ मैं n0 का फैक्टर मिस कर गया हूँ, दिस हर केस में n0 का फैक्टर आ रहा है इसमें भी। और इन जनरल ऐसे करते करते अगर आप सम करें तो जो जनरल लेवल जिसकी एनर्जी NH न्यू है, ऐसे वालों की पॉपुलेशन कितनी है, n0 e टू द पावर माइनस NH न्यू अपॉन kt। बस, तो NH न्यू इंटू n0 e टू द पावर माइनस NH न्यू अपॉन kt। ओके, दिस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे चाहे तो, NH न्यू को अगर आप एप्सिलॉन n लिख रहे हैं तो और शॉर्ट में, बट ऐसा, और आपको वैसे ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बट समझने के लिए हमने न्यू फ्रीक्वेंसी के जितने ऑसिलेटर्स वॉल्स में मौजूद हैं उनकी टोटल एनर्जी को ऐड करके निकाल दिया, और उसे अगर मैं डिवाइड कर दूँ कुल ऐसे कितने ऑसिलेटर्स हैं न्यू फ्रीक्वेंसी के, तो हमें एक पता चल जाएगा, अच्छा औसत तौर पे न्यू फ्रीक्वेंसी के एक ऑसिलेटर की कितनी एनर्जी है औसत, ठीक है, एवरेज। और वो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हैं, इतने तो ये वाले हैं, इतने ये वाले हैं, ये वाले मतलब 1h न्यू एनर्जी वाले, इतने 2h न्यू एनर्जी वाले हैं, इतने 3h न्यू वाले हैं, इतने NH न्यू वाले हैं। तो इन सबको अगर ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो वही कर रखा है n0 e टू द पावर माइनस 0 अपॉन kt। अगेन इस नंबर को सिंपली मैं n0 भी लिख सकता था, फिर n0 e टू द पावर माइनस h न्यू अपॉन kt, दिस टू n0 e टू द पावर माइनस 2h न्यू kt एंड सो। और ये दोनों सम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल nth लेवल तक है, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का ये ऑसिलेटर लगातार बाहर रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहे क्वांटा में, h न्यू के क्वांटा में, तो उसकी एनर्जी बढ़ती रह सकती है, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 50h न्यू, 1000h न्यू, 1 करोड़ h न्यू एंड सो ऑन। तो पॉसिबल एनर्जी तो इन्फिनिटी तक है, बट उस इन्फिनिटी तक पहुंचने के लिए आपको डिस्क्रीट फॉर्म में जाना पड़ेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ओके, तो ये समेशंस जो हैं ये दोनों इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म इन इंडिविजुअल हर एक टर्म को कवर कर रहा है। अगर n की वैल्यू 0 हो तो ये वाला टर्म ये है, अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये वाला टर्म ये है, n की वैल्यू 2 हो तो ये, उसको यहाँ से आपको समझना चाहिए, वैसे आप समझ चुके होंगे।
n को अलग अलग वैल्यू दें तो वही ये अलग अलग एनर्जी की वैल्यू बनती है, और n को अलग अलग वैल्यू दें यहाँ पे तो ये पॉपुलेशन के भी एक्सप्रेशन बनते हैं। तो सिंपली जो न्यूमरेटर है n के ऊपर सम कर देंगे 0 से इन्फिनिटी तक, और nth लेवल की एनर्जी NH न्यू और nth लेवल की पॉपुलेशन n0 मैं लिखना भूल गया था अगेन, n0 e NH न्यू अपॉन KT। ओके, n0 का फैक्टर मैं कई बार मिस कर रहा था, तो कई बार आप देखेंगे मैंने एक्सप्रेशंस के लास्ट में लिखा है, गलत नहीं है। ओके दिस, तो न्यूमरेटर को ऐसे और ऐसे डिनोमिनेटर भी इसी तरह के फैक्टर हैं, बस उसमें ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाइड नहीं है, एनर्जी की वैल्यू वाला फैक्टर मल्टीप्लाइड नहीं है, 0h न्यू या 1h न्यू, बाकी एक्सपोनेंशियल फैक्टर वैसा ही है। तो यही सम, लेकिन इसमें NH न्यू नहीं है, तो n0 e NH न्यू अपॉन KT, दोनों सम 0। तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंकियन ऑसिलेटर इस तरह की बनेगी। ओके, इनफैक्ट इसे आपको क्लासिकल एक्सप्रेशन से अगर कंपेयर करें, क्लासिकल एक्सप्रेशन से कंपेयर करने के लिए आप और चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, NH न्यू को अगर आप एप्सिलॉन n लिखें, जैसे मैंने आपको बताया था nth लेवल की एनर्जी, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा और शॉर्ट होकर ऐसे दिखते हैं, है वही लेकिन शॉर्ट में थोड़ा ऐसे दिखते हैं। और जो हमने क्लासिकल केस में एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था उससे आप कंपेयर करें तो बेसिकली जो डिफरेंस है, यहाँ समेशन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वहाँ इंटीग्रेशन थे। ओके, कंटिन्यूस केस में। अब यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ये है, ये जो H न्यू और KT है, ओके, इनका समेशन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। किस सेंस में रिलेशन नहीं है? समेशन का इंडेक्स n है, तो अलग अलग टर्म्स में एक्चुअली n की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले टर्म में n की वैल्यू 0 है, दूसरे टर्म में n की वैल्यू 1 है, तीसरे में वो है। तो समेशन के लिहाज से ये H न्यू अपॉन KT बेसिकली एक कांस्टेंट है। तो इसको मैं कुछ नाम रख देता हूँ, ये हमें तब बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा, H न्यू अपॉन KT यहाँ और H न्यू अपॉन KT। तो H न्यू अपॉन KT को बेसिकली हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, H न्यू अपॉन KT को हमने क्या रख दिया, x। बाद में हम फिर लास्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे और लास्ट में जहाँ जहाँ x होगा उसे फिर इससे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मैं ये करूँ तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है, ये एक्सपोनेंट बड़ा सिंपल हो जाता है लिखने में, e⁻n के अलावा ये सब कुछ x है, e⁻nx। ऐसे डिनोमिनेटर में भी e⁻nx, n0 से यहाँ भी मल्टीप्लाइड है। चाहे तो मैं n0 को वैसे दोनों समेशन से बाहर कॉमन लेके अभी कैंसिल कर सकता था, वो आप अभी भी कर सकते हैं। n0 क्योंकि कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर आ जाएगा, समेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही हुआ था, n0 दोनों इंटीग्रेशंस में कांस्टेंट था। तो यही पॉइंट मैं जो यहाँ पे कह रहा था, n0 का क्या इंटरप्रिटेशन है ये वैसे हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आप यहाँ से आप इंटरप्रेट बहुत आराम से कर सकते हैं। n0 एक्चुअली न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स की ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है, न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स की ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन। ओके दिस, लेकिन अदरवाइज n0 का अदरवाइज और कोई रोल नहीं है, वो जस्ट एक कांस्टेंट है और वो यहाँ से भी कांस्टेंट, और लेकिन मैंने अभी कैंसिल नहीं किया है, मैं अगले स्टेप में कर लूँगा। और साथ साथ h न्यू यहाँ भी है, आप इस h न्यू को लिख सकते हैं x टाइम्स KT, n का फैक्टर है और h न्यू की जगह। वैसे ये करना जरूरी नहीं था, मैं चाहे तो इसे NH न्यू भी रहने दे सकता था, n इंटू h इंटू न्यू, n इंटू इस सब की जगह h न्यू, बट ये चेंज मैंने कर ही दिया दिस। ओके, तो ये मेरे लिखने में थोड़ा आसान हो गए, लेकिन ये लिखने की बात नहीं है एक्चुअली। आप आगे भी देखेंगे जो हमारे फाइनल एक्सप्रेशंस हैं उसमें भी ये वाला फ्रैक्शन मौजूद रहेगा, H न्यू और KT का रेशो। यहाँ पे सिंपली अगर आप एक चीज़ देखें, H न्यू जो होता है इसकी डायमेंशन एनर्जी की है। H न्यू एक्चुअली एक क्वांटा का साइज़ है, एनर्जी क्वांटा का साइज़ है, तो ये H न्यू की जो डायमेंशन है ये एनर्जी की है। और KT जो है इसकी डायमेंशन भी एनर्जी की होती है, KT थर्मल एनर्जी। ओके, क्वांटा की एनर्जी और थर्मल एनर्जी का रेशियो है। तो मैं इसको आगे कुछ इस तरह से बोलूँगा, अभी पूरी बात तो नहीं कर रहा हूँ, क्लासिकल पिक्चर में मैंने थोड़ा सी ये बात कही थी। ये x बेसिकली, ये जो x का फैक्टर है ना, ये दो एनर्जीज़ की लड़ाई को मेज़र कर रहा है। लड़ाई को मतलब ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, माना क्वांटा का साइज़ ज़्यादा है, माना H न्यू किसी केस में ज़्यादा है तो न्यूमरेटर बड़ा बनेगा और डिनोमिनेटर छोटा बनेगा। लेकिन कभी ऐसे हो सकता है, माना सिस्टम का टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये वाला फैक्टर ज़्यादा हो सकता है। तो बेसिकली ये x का फैक्टर है तो दो एनर्जीज़ का रेशियो, इसलिए एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हाँ, दूसरी चीज़, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, H न्यू हमेशा पॉजिटिव, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, H कांस्टेंट है ये, और K पॉजिटिव, K कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पॉजिटिव, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हमेशा 0 से ऊपर होता है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का रेशियो है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, x जो है हमेशा पॉजिटिव है। और x बेसिकली एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, दो एनर्जीज़ का रेशियो है। मैं उसे रेशियो के बजाय फाइट कहूँगा, एक एनर्जी और दूसरी एनर्जी की फाइट है। फाइट किस सेंस में आप आगे हम समझेंगे, बट दिस। तो अगर मैंने जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन किया, अभी के लिए जस्ट ये एक सब्स्टिट्यूशन है, तो इस सब्स्टिट्यूशन ने जो मुझे एवरेज एनर्जी कंप्यूट करनी है उसके एक्सप्रेशन को कुछ थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिख के दे दिया। ओके, अभी हमने कंप्यूट कुछ नहीं किया है, थोड़ा सिंपलर फॉर्म में। अब
वो जो 2 समेशंस थे, ऊपर वाले समेशन में जो जो चीज़ें कांस्टेंट थी उनको मैंने बाहर ले लिया। एक्स और के और टी जो उसमें आए थे वो मैंने समेशन से बाहर ले लिए। ये इनको मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगा। ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब ये है, चाहे तो मैं यहाँ पे ये एक्स के टी मैंने लिखा था एच न्यू की जगह, चाहे तो मैं इसे एच न्यू भी लिखा रहने दे सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहे एच न्यू लिखो चाहे एक्स के टी, वो समेशन से बाहर आ जाएगा, एन जीरो समेशन से बाहर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के समेशन में एन जीरो बाहर आ जाएगा। समेशन से बाहर कौन सी चीज़ नहीं आ सकती हैं? जिनमें एन आ रहा है। एन समेशन का इंडेक्स है, तो यहाँ एन इसमें है, ये एन बाहर नहीं आ सकता, और ई टू द पावर माइनस एन एक्स बाहर नहीं आ सकता। और डिनोमिनेटर में ई टू द पावर माइनस एन एक्स, स्मॉल एन समेशन का इंडेक्स है, तो सिंपली ये, तो एन जीरो कैंसिल हो गए। मैंने कैंसिल अब किया, आप पहले भी कर सकते थे। दिस यहाँ मैंने नोट भी किया है, एक्स एच टी बेसिकली आप इसे एच न्यू भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट तभी भी ये बाहर आएगा ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक करने वाला हूँ। एक्चुअली ये ट्रिक हमने क्लासिकल केस में भी की थी। क्लासिकल केस में हमारे पास एक इंटीग्रल ऊपर था, एक इंटीग्रल नीचे था, और लास्ट में हमने इवैल्यूएशन केवल एक इंटीग्रल की थी। वहाँ पे भी मैंने आपको कहा था, वहाँ पे जो 2 इंटीग्रल्स आते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, आप उन्हें बड़े आराम से अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल बेटर ये होता है कि हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में लाते हैं कि लास्ट में हमें केवल एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखूंगा कि आपको 2 अलग अलग समेशन सीरीज़ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल एक समेशन सीरीज़ निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक ट्रिक है, लेकिन मैं ये केवल जस्ट एक ट्रिक नहीं है। जब आप आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये चीज़ जो है, ये हम कैनोनिकल एंसेंबल जो होता है उसमें इस चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये जो इस तरह की ये चीज़ है, ई टू द पावर माइनस एन एक्स टाइप की चीज़, ये वहाँ पे पार्टीशन फंक्शन कहलाती है। समेशन ई टू द पावर माइनस एन एक्स टाइप की चीज़ पार्टीशन फंक्शन। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये एक बहुत फ्रीक्वेंट तरीका है चीज़ों को कैलकुलेट करने का, थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ को। तो इसे जस्ट एक ट्रिक मत सोचिए। ओके, दिस तो अब देखिए इसको मैंने कैसे लिख रहा हूँ, इसको एक्स के टी को मैंने ऐसे ही रखा, एन जीरो कैंसिल हो चुका है। ये जो 2 समेशंस का रेशियो था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, दोनों में एक एक समेशन सीरीज थी इन्फिनिटी तक, उसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट दिस इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक माइनस साइन है, माइनस साइन को बाद में समझते हैं। आपने डिफ्रेंशिएशन किया है किसका? सीरीज का सीधे नहीं है, उसका लॉग ले रखा है। तो आप जानते हैं अगर आप किसी लॉग का डिफ्रेंशिएशन करें, लॉग ऑफ एफ का डिफरेंशिएशन करें, तो आपको सबसे पहले तो 1/f का फैक्टर मिलता है। मतलब जब आप इस डिफरेंशिएशन को ऑपरेट करेंगे तो आपको ये फैक्टर, लॉग किसका है? पूरी इस सीरीज़ का है, तो ये सीरीज़ का फैक्टर डिनोमिनेटर में मिलेगा। ये सीरीज़ का फैक्टर आपके पास डिनोमिनेटर में है तो पहले से, और उसके बाद तब डिफरेंशिएशन फंक्शन अप्लाई होगा इस सीरीज़ पे। ओके, लेट मी डू दिस ओवर हेयर। यहाँ पे जो फैक्टर लिख रखा है डेल बाई डेल एक्स ऑफ लॉग नेचुरल, अभी मैं इसका नाम एफ रखता हूँ। ये जो इतनी बड़ी सीरीज़ यहाँ लिख रखी है, इसका नाम अगर मैं एफ रखूँ तो आप जानते हैं पहले तो 1/f, लॉग का डिफरेंशियल 1/f, और फिर आपको अलग से डेल एफ बाई डेल एक्स करना पड़ेगा। अब एफ की जगह क्या है? एफ की जगह है ये सीरीज़ समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एन एक्स, और डेल बाई डेल एक्स फिर इसी सीरीज़ का करना पड़ेगा, एन इक्वल टू 0 ई टू द पावर माइनस एन एक्स का, ये करना पड़ेगा। अब आप ये चेक कीजिए, पहले ये जो फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में मिला एफ का, ये डिनोमिनेटर है, ये ई टू द पावर माइनस एन एक्स का समेशन 0 से इन्फिनिटी तक, ये तैयार हो चुका है। और अगर ये डिफरेंशिएशन के बाद जो कुछ मिलता है अगर वो न्यूमरेटर के बराबर बन जाए, बस एक एक्स्ट्रा माइनस साइन होगा, तो हाँ तब ये जस्टिफाई हो गया। तो इसको आप कैसे करेंगे? समेशन का डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, समेशन बाद में करें, पहले हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर दें। ये आप जानते हैं, अगर माना सिंपली 2 टर्म्स भी कहीं पे होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन होता है, माना पार्शियल वाला ही, तो आप चाहे तो पहले सम कर सकते हैं और फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले अलग अलग डिफरेंशिएशन किया और फिर सम कर दिया। तो वही चीज़ तो यहाँ पे हो रही है। इस चीज़ का मतलब है पहले सम करो और फिर डिफरेंशिएट करो, और इस चीज़ का मतलब है नहीं, पहले एक एक चीज़ का डिफरेंशिएशन कर लो, एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर लो और फिर सम कर लो। तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं दिस। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आप एक्स के रेस्पेक्ट में अगर करें तो आपको कितना मिलेगा? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन फिर से एक्सपोनेंशियल देता है, लेकिन डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको माइनस एन का फैक्टर क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा। ओके, तो डिनोमिनेटर मैं 1 डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर का फैक्टर तो हमारा मैच हो गया इतना। ये माइनस साइन अगर आप अलग कर दें, बाहर ले लें, तो ये है समेशन एन ई टू द पावर माइनस एन एक्स, समेशन एन ई टू द पावर माइनस, न्यूमरेटर बस एक एक्स्ट्रा क्या है? माइनस साइन। तो उसी माइनस साइन को कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ एक माइनस साइन ले रखा है। ओके,
मैं अगेन रिमाइंड कराऊंगा, क्लासिकल केस की कैलकुलेशन को यहाँ पे चेक कीजिए, बिल्कुल सेम चीज़ हमने की थी, बस डिफरेंस एकमात्र जो कंटिन्यूस केस और डिस्क्रीट केस में चल रहा है, क्लासिकल ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी और प्लैंक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी की कैलकुलेशन में एकमात्र डिफरेंस जो है, वहाँ जो इंटीग्रल्स थे उनके बजाय यहाँ सिंपली समेशन है। और इसका रीज़न है इंटीग्रल कंटिन्यूस केस में, डिस्क्रीट केस में समेशन। ओके, तो बाकी ये सब वही है। तो हुआ क्या, इस कैलकुलेशन का एडवांटेज क्या है? वैसे चाहे ये दोनों सीरीज़ का सम भी अलग अलग इवेलुएट करना मुश्किल नहीं है, आगे मैंने कर भी रखा है, बट ये इस तरीके से आपको केवल एक सीरीज़ का सम करना पड़ेगा। इस सीरीज़ का सम करो, उसका लॉग लो, डिफ्रेंशिएट करो, हो गया आपका काम। ओके, तो ये तो देखें, ये माइनस का साइन मैंने बाहर लिख दिया। अब एक्स के टी ऐसे का ऐसी, डेल बाई डेल एक्स लॉग नेचुरल, इस सीरीज़ को मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया है। वैसे ज़रूरत नहीं है, बट समझने के लिए आप एन को 0 रखें, पहला टर्म लिखें, ई पावर 0 1 होता है, फिर n को 1 रखें तो e टू द पावर माइनस एक्स, फिर e को 2 रखें तो e टू द पावर माइनस 2x, e को 3 रखें e टू द पावर माइनस 3x प्लस 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 प्लस। ये जो ये सीरीज़ है, ये सिंपली इस तरह की एक सीरीज़ है, 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस e टू द पावर माइनस 3x प्लस प्लस, लेकिन ये सीरीज़ जा रही है इन्फिनिटी तक। और ये आप स्कूल लेवल से जानते हैं, ये बेसिकली एक सिंपली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन रेशियो है e टू द पावर माइनस एक्स। पहले टर्म को e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये टर्म जनरेट होता है। इस टर्म को e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये टर्म जनरेट होता है। इसको e टू द पावर माइनस एक्स है, तो हर टर्म के बीच का रेशियो e टू द पावर माइनस एक्स है। ओके, तो जिसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं, इस सीरीज़ का कॉमन रेशियो e टू द पावर माइनस एक्स है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इस सीरीज़ का कॉमन रेशियो 1 से कम है। क्यों? x मैंने पीछे कहा था, x हमने इस क्वांटिटी को डिफाइन किया था, एच न्यू अपॉन के टी, एनर्जी पॉजिटिव पॉजिटिव, x हमेशा पॉजिटिव है, और यहाँ x पॉजिटिव है लेकिन विद अ माइनस साइन, तो एक्सपोनेंशियल ओवरऑल में नेगेटिव कोई नंबर कैरी कर रहा है, रियल नंबर, तो ये क्वांटिटी हमेशा 1 से कम होगी, ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो उसके कारण क्या फ़र्क पड़ता है? इसके कारण ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनिटी तक रन हो रहा है, तो उसका जो सम होता है, फाइनाइट सम, वो आप इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। माना उस सम को मैं एस लिखूं किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उसका जनरल फॉर्मूला कुछ आप इस तरह से याद रखते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए सीरीज़ का फर्स्ट टर्म और आर सीरीज़ का कॉमन रेशियो। ओके, लेकिन ये सम फाइनाइट होने के लिए आर का 1 से कम होना जरूरी होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, दिस, तो इसलिए मैं सीधे सीधे इस सीरीज़ के सम को लिख सकता हूँ, तो मुझे कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट इस सीरीज़ के सम के लिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सीधे सीधे, तो इसका सम ए फर्स्ट टर्म 1 है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो है e टू द पावर माइनस एक्स, एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच का रेशियो e टू द पावर माइनस एक्स का है, तो दिस, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, माइनस का साइन बाहर, एक्स के टी, डेल बाई डेल एक्स अभी करना है, किसका डेल बाई डेल एक्स लेना है? लॉग नेचुरल का। किसका लॉग नेचुरल? इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ की वैल्यू इतनी है, इस सीरीज़ के सम हम करें तो ए अपॉन 1 माइनस आर से सिंपली इतना है। और अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो ये टर्म खत्म हो गया। और इस माइनस साइन को आप बाहर ले लें तो अब ओवरऑल प्लस प्लस एक्स के टी, डेल बाई डेल एक्स केवल किसका लेना है? इस फंक्शन का, माइनस साइन इसका हम छोड़ चुके हैं, लॉग नेचुरल 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये करना बहुत सिंपल है, एक्स के टी ऐसे का ऐसी, लॉग का डिफ्रेंशिएशन पूरा का पूरा, ये इसको फिर से f समझें, इस आपकी बार f इसे समझें, लॉग नेचुरल f का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो 1 अपॉन f का फैक्टर मिलेगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर खुद 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको देखना पड़ेगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपको 0 देगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक ई टू द पावर माइनस एक्स भी देगा और एक माइनस साइन भी देगा इस माइनस के कारण, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो हो गया डिफरेंशिएशन, जॉब डन। तो इस चीज़ को, ये वही चीज़, ये एक्स के टी न्यूमरेटर में ई टू द पावर माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट कन्वेंशनली इसे जिस फॉर्म में लिखा जाता है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड ई टू द पावर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर अगर मैं न्यूमरेटर को भी ई टू द पावर प्लस एक्स और डिनोमिनेटर को भी ई टू द पावर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई होकर ई पावर एक्स से ई पावर एक्स बनेगा, और यहाँ माइनस और पावर एक्सपोनेंशियल्स कैंसिल होकर फिर से 1। तो सिंपली इसका एडवांटेज केवल ये होता है, इस फॉर्म में जब आप इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 जगह पे लिखना पड़ता है, ये करके ये एक्सपोनेंशियल केवल एक जगह रह जाता है,
एक्स के टी तो चल ही रहा है, एक्स के टी तो साइड में चल रहा है, लेकिन जो सीरीज़ का सम वाला पार्ट है उसको चाहे ऐसे लिखो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, या उसको वन अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन। तो यूजुअली हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। और अब मैं जो हमने एक्स को सब्स्टिट्यूट किया था, ये एच न्यू अपॉन के टी, ये यहाँ रिटर्न बैक कर दूँ तो एक्स की जगह अगर एच न्यू अपॉन के टी रखूँ, के टी से के टी कैंसिल, एच न्यू, बल्कि ये तो मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ, इस चीज़ को तो आप शुरू से भी चाहे तो एच न्यू लिखते रहते सकते थे, कोई फर्क नहीं। तो एच न्यू का ही फैक्टर और वन अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। तो उसको लास्ट में मैंने एक सुंदर ब्रैकेट की फॉर्म में समराइज़ करके लिख दिया है। जो टास्क हम करने निकले थे कि प्लैंकियन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू की एवरेज एनर्जी कितनी होती है, वो है इतनी, एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन का फैक्टर नीचे है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में केवल ई टू द पावर, एक्सपोनेंशियल जो है वो केवल एच न्यू अपॉन के टी है, ओके दिस, ये या ये, ओके दिस। यहाँ पे इट इज़ अ गुड टाइम टू कंपेयर। क्लासिकल केस में जब हमने ये कैलकुलेशन की थी तो आप लोगों को ध्यान होगा, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जब हम एवरेज एनर्जी कंप्यूट करते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी वाले के लिए, तो वो सिंपली के टी आता है। क्लासिकल ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी में कोई रोल ही नहीं होता है, न्यू पे एवरेज एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती है। यहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ एवरेज एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस अभी भी है, टी तो यहाँ भी है, लेकिन अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में न्यू भी है। तो प्लैंकियन ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है वो खुद वो ऑसिलेटर किस फ्रीक्वेंसी का है उस पर भी डिपेंड करती है और इस तरह से डिपेंड करती है। बट मैथमेटिक्स असाइड, मैथमेटिक्स भी कोई टफ नहीं थी, पर अगर टफ भी होती, पॉइंट मैथमेटिक्स नहीं है। एज स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स मेन पॉइंट ये है आइडियोलॉजी में क्या चेंज हुआ, क्या आइडिया वो था। आइडिया ये था कि एनर्जीज जो हैं ऑसिलेटर की कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट होती हैं। और ये आइडिया भी बेसिकली कहाँ से आया, ये सिंपल इस हाइपोथेसिस से आया कि एनर्जी का एक्सचेंज क्वांटा की फॉर्म में होता है। तो एनर्जी का एक्सचेंज अगर क्वांटा की फॉर्म में हम एज्यूम करें, अभी भी मैं एज्यूम करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लैंक थ्योरी को भी हम वैलिड तब मानेंगे जब वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करेगी। तो अभी केवल ये हाइपोथेसिस है कि हाँ प्लैंक ने एक आइडिया दिया, उस आइडिया पे को हमने और फिजिक्स लगाई और मैथमेटिक्स लगाई और हमें पता लगा जहाँ क्लासिकल कैलकुलेशन एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी के टी बताती थी, प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी तो बनेगी इतनी, ओके। अब यहाँ पे ही पहले मैं इसी एक्सप्रेशन के अराउंड कुछ बात करूँगा, इसका इस एक्सप्रेशन से जो आगे हमने बढ़ना है वो बात बाद में करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल्टरनेट वेज टू कंप्यूट, ये जो ये थी ना, ये एक्स के टी के फैक्टर के अलावा ये जो दो समेशन सीरीज़ का रेशियो था, आप इसे अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट मैं चाहूँगा आप इसे इस तरीके से निकालें। बट यूजुअली मैंने देखा है कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स इस ट्रिक से पता नहीं क्यों घबराते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो पॉइंट ये है, आप इन दोनों समेशन सीरीज़ को अलग अलग भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर की समेशन सीरीज़ अलग से इवैल्यूएट कर लो, डिनोमिनेटर की अलग से इवैल्यूएट कर लो और बाद में उनका रेशियो ले लो। तो वो तरीका भी अगर आप करना चाहें तो वो ऐसे कुछ ऐसे होगा। लेट मी शो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सीरीज़ का आपको रेशियो निकालना है। न्यूमरेटर की सीरीज़ ये है, अगेन मैं ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं है एवरेज एनर्जी का, इसमें मैंने एक्स के टी वाले फैक्टर को छोड़ रखा है, ठीक है। तो एक समेशन सीरीज़ एन ई टू द पावर माइनस एन एक्स की है, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और एक सिंपली ई टू द पावर माइनस एन एक्स की है, एन 0 टू इन्फिनिटी। तो माना मैं ऊपर की सीरीज़ को न्यूमरेटर लिखूंगा और नीचे की सीरीज़ को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की जो सीरीज़ है सिंपली एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एन एक्स, ये सीरीज़ मैंने अभी इवैल्यूएट की थी, जब मैंने अपनी ट्रिक भी अप्लाई की थी, वहाँ पे भी लास्ट में जो एक्सप्रेशन बचा था लॉग नेचुरल का डिफरेंशिएशन वाला, ये सीरीज़ तो मुझे फिर भी इवैल्यूएट करनी पड़ी थी, पर मैंने यहाँ फिर से कर रखी है। ई टू द पावर माइनस एन एक्स को एन की अलग अलग वैल्यू के लिए लिख दें आप, एन की वैल्यू 0 तो 1, एन की वैल्यू 1 तो ई टू द पावर माइनस एक्स, एन की वैल्यू 2 तो ई टू द पावर माइनस 2x एंड सो ऑन। ये वही वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो ई टू द पावर माइनस एक्स है और सीरीज़ आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। और साथ में ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, अगेन मुझे लिखना चाहिए था ई टू द पावर माइनस एक्स जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कम है। तो इस सीरीज़ का जो सम है ए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, जो मैंने अभी इस्तेमाल किया था। लेकिन अब की बार ये केवल डिनोमिनेटर के लिए है, अब की बार मैं दोनों को अलग अलग देख रहा हूँ। तो केवल डिनोमिनेटर की जो सीरीज़ है उसका सम ये है, मैंने इसे डी इसलिए लिख दिया, डी फॉर डिनोमिनेटर, ओके। डिनोमिनेटर में अब आप इतना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स। लेकिन अब हमें न्यूमरेटर का भी सम निकालना है, तो न्यूमरेटर की सीरीज़ ये रही, समेशन एन ई टू द पावर माइनस एन एक्स। इसको भी टर्म बाय टर्म लिख देते हैं। टर्म बाय टर्म लिखने का मतलब एन की अलग अलग वैल्यू के लिए टर्म्स क्या बन रहे हैं। एन बराबर 0 रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण सिंपली फर्स्ट टर्म 0, अगला टर्म एन की वैल्यू 1 ई टू द पावर माइनस एक्स, अगला टर्म 2 ई टू द पावर माइनस 2x। एन यहाँ भी है इस समय, देखो इस और इस सीरीज़ में डिफरेंस क्या है, ई पावर माइनस एक्स ई पावर 2 माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4x तो यहाँ भी है, बट
यहाँ हर एक ई पावर माइनस 2x 2 से मल्टीप्लाइड है, माइनस 3x यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड है, ई पावर माइनस 4x 4 से, तो ये ठीक है, वो इस n के कारण है n। तो इस सीरीज़ का सम कैसे निकालेंगे, स्कूल लेवल पे आपने ये भी चीज़ कर रखी है, मुझे इस सीरीज़ को सम करना है। तो माना इस सीरीज़ का नाम, सम का नाम मैं s रख दूँ, वैसे मुझे n रखना चाहिए था, n फॉर न्यूमरेटर। अगर मैंने नीचे वाली सीरीज़ का सम का नाम d रखा है तो इसका नाम मुझे n रखना चाहिए था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पर मैंने s रखा है नाम, आप चाहे तो n भी रख सकते हैं, s। अगर आप s को e पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होता है, 0, ये पूरी सीरीज़ का हर एक टर्म e पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो e पावर एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया क्यों है, उसका रीज़न देखिए। जब e पावर माइनस एक्स का जो पहले से फैक्टर है वो एक बार e पावर एक्स माइनस एक्स से और मल्टीप्लाई होगा तो वो e पावर माइनस 2x का बनेगा। तो उस टर्म को मैंने यहाँ लिखा है, मतलब इस सीरीज़ के हर एक टर्म जो कि इन्फिनिटी तक जिस सीरीज़ जा रही है, इसके हर एक टर्म को मैं e पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ एस पावर ई पावर माइनस एक्स की वैल्यू, लेकिन उसको मैं एक एक शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। 0 को ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये बना। 1 को 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स तो पहले से था, एक ई पावर एक्स और मल्टीप्लाई होकर आया तो ये टर्म बन गया 1 इंटू ई पावर माइनस 2x। ऐसे ही 2 ई पावर माइनस 2x तो पहले से था s में, इसको एक ई पावर माइनस एक्स से और मल्टीप्लाई किया तो 2 तो 2 ही रहेगा, पर ये एक्सपोनेंट माइनस 3x हो जाएगा दिस। अगला टर्म 3 ई टू पावर माइनस 3x में, ये 3 जो है ये 3 तो 3 रहेगा, पर ये ई टू पावर माइनस 3x बदल जाएगा ई टू पावर माइनस 4x। ऐसा करने का एडवांटेज अब ये है, अगर अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, इसमें से इसको, तो देखिए क्या मिलता है। फर्स्ट टर्म तो 0 है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स वाला टर्म भी खत्म हो चुका है, तो सिंपली आपको मिलेगा 1 ई टू पावर माइनस एक्स। लेकिन अब यहाँ देखिए ई टू पावर माइनस 2x का टर्म, ये भी ई टू पावर माइनस 2x का टर्म है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, डिफरेंस करके 1। ई पावर माइनस 3x, ई पावर माइनस 3x, कोफिशिएंट 3, कोफिशिएंट 2, सब्ट्रैक्ट करके कोफिशिएंट 1। ये ट्रिक हमने इसीलिए की क्योंकि हुआ क्या, ई पावर माइनस एक्स अब ई पावर माइनस 2x में बदल गया, लेकिन उसका कोफिशिएंट इससे एक कम रहा, 2 से 1 कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट 1 ही रहा। ये टर्म और ये टर्म इस सीरीज़ में अलग थे, पर जब आपने इसे ई पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ई पावर माइनस 3x, एक्सपोनेंट वाला पार्ट तो मैच कर गया, बट कोफिशिएंट 3 से एक कम 2 ही रहा, एंड सो एंड सो। तो जब हम इस सीरीज़ में से इस सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस 2x, ई पावर माइनस 3x टर्म तो सारे मिलते हैं, बट इस सब्ट्रैक्शन सीरीज़ में हर टर्म का कोफिशिएंट केवल 1 होता है, 1 1 1। वो आप खुद करके देख सकते हैं। तो मतलब मैथमेटिकली अगर मैं s में से s इंटू ई पावर माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे ये सीरीज़ मिलती है, ये इन्फिनिटी तक है ये सीरीज़। और 1 को आप छोड़ सकते हैं, मतलब लिखो ना लिखो, और आप चेक कीजिए, यही चीज़ है। थोड़ा सी अंतर जरूर है, ये सीरीज़ 1 से स्टार्ट होती है, जबकि ये सीरीज़ ई पावर माइनस एक्स से स्टार्ट हो रही है। तो इस सीरीज़ को भी आप बड़े आराम से सम कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे आपके सामने सीरीज़ लिखी हुई है, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, और इसका कॉमन रेशियो भी ई पावर माइनस एक्स है। ये टर्म ई पावर माइनस एक्स, अगला टर्म ई पावर माइनस 2x, अगला टर्म ई पावर माइनस 3x। तो जो कॉमन रेशियो है वो है ई पावर माइनस एक्स का। बस जो डिफरेंस है ये ऑलमोस्ट इस सीरीज़ की तरह है, जिस सीरीज़ का नाम बाद में हमने डी रख दिया था, डिनोमिनेटर वाली सीरीज़। बस इसमें डिफरेंस ये है, ये टर्म 1 नहीं है, इसका फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म ये है ई पावर माइनस एक्स। तो सम के लिए वही वाला फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, बट a फर्स्ट टर्म की जगह ये ई पावर माइनस एक्स अपॉन दिस। तो और यहाँ आप s इनमें कॉमन ले सकते हैं, s इंटू समथिंग इज इक्वल टू, आपको पता लग गया तो इसको समथिंग को यहाँ ले आओ तो s की वैल्यू निकल तो गई। s इस सीरीज़ का सम था, इस सीरीज़ का सम, तो मैंने किसी भी तरीके से वो निकाल लिया, ये रहा। ओके, सम कितना बना, यहाँ 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का एक फैक्टर डिनोमिनेटर में आया a अपॉन 1 माइनस आर से, और ये 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का फैक्टर फिर आप यहाँ लाएंगे तो s या n जिसे आप कहें न्यूमरेटर, वो ऊपर तो ई पावर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स के 2 फैक्टर स्क्वायर। ओके दिस, यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, जो आपने ये सम निकाला है, सीरीज़ का सम निकाल लिया है, इसको एक फंक्शन सोचो, x का एक फंक्शन, इसको सिंपली अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आपको ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। एक प्लस माइनस साइन का अंतर जरूर होगा, वो खुद चेक कर लेना, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे ट्रिक अप्लाई की थी ना, वो आप रिवर्स में भी देख सकते हैं। रिवर्स में कहने का मतलब क्या है, मैंने इस सीरीज़ का सम अलग से निकाला, उसका नाम मैंने s रखा, s में निकाल चुका हूँ, ये रहा s, मैंने कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की। ओके, नॉर्मल जो सीरीज समेशन के जो होते हैं वो मेथड्स अप्लाई किए। इस सीरीज़ का सम अलग से निकाला, सॉरी मैंने बल्कि उल्टा लिख दिया, हाँ नहीं ठीक है, इसका नाम d है, s या n, ऊपर वाले का नाम s या n जो भी रखा दिस।
तो आपने एस और एन नॉर्मल ट्रिक से निकाल दिए। पर मैं लास्ट में आपको एक चीज़ चेक करने को कह रहा हूँ कि आप चेक कर सकते हैं ये जो एस सीरीज़ का जो सम का जो एक्सप्रेशन निकला, इसको आप माइनस डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ये जो एस न्यूमरेटर का सम निकला, जो डिनोमिनेटर का सम निकला था, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप लिख सकते हैं। और प्लीज़ चेक कीजिए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपके पास किसी ने ये एक्सप्रेशन दे रखा है माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ लॉग नेचुरल डी, तो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? लॉग नेचुरल का डिफरेंशिएशन है तो सबसे पहले 1/d का फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और फिर खुद d का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में मिल गया वाला चीज़। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ रियली ऐसा हो रहा है। बट माना आप उस ट्रिक और उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली ये सीरीज़ अलग सम कर दी, ये सीरीज़ अलग सम कर दी। डिनोमिनेटर की सीरीज़ एक लाइन में ये सम हो गई, न्यूमरेटर की सीरीज़ सम करने के लिए थोड़ा सी एक ट्रिक करनी पड़ी छोटा सी, बट ये आप स्कूल लेवल से जानते हैं। तो एस भी आपने निकाल दिया। तो जो इनका रेशियो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला जो रेशियो है एस, न्यूमरेटर की सीरीज़ का सम अपॉन डिनोमिनेटर की सीरीज़ का, न्यूमरेटर की सीरीज़ का सम ये ई पावर माइनस एक्स ओवर 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर की सीरीज़ का सम 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सो ई पावर माइनस एक्स ओवर ये। इसके बाद के जो मैनिपुलेशन है, ये फैक्टर मैंने लिखा नहीं था तो ये मौजूद रहेगा, बाकी ये मैनिपुलेशन आप इसी तरह से यहाँ कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है, ये इवैल्यूएशन आप इस मेथड से करें तो भी वही मिलना है। आपको ये मेथड कंफर्टेबल नहीं लगता है, बट एज स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस मेथड को फॉलो करें। बट से स्टिल आपको अगर दिक्कत है तो आप सीधे सीधे भी इन सम्स को कर सकते हैं। ऐसा क्लासिकल केस में भी हुआ था, वहाँ भी जो दो इंटीग्रल्स थे उनको हम एक ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, तब आपको एक ही इंटीग्रल करना पड़ता है, या आप दोनों इंटीग्रल को अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं। ओके, जो पीछे भी मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि जिसे हम कहते हैं कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स बनाना चाहें तो h टेंडिंग टू जीरो लिमिट, मतलब h टेंडिंग टू जीरो जो है वो क्वांटम सिस्टम को क्लासिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, वेरी रफली अगर मैं कहूँ। ओके और इसीलिए हम कहते हैं h जो है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, अगर कहीं किसी एक्सप्रेशन में आपको h की प्रेजेंस दिख रही है, इसका मतलब आप उस सिस्टम को क्वांटम मैकेनिक्स के नज़रिए से एनालाइज कर रहे हैं इस समय। ओके, इस चीज़ को यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल्स, मैं इसे एग्जांपल ही कहूँगा, इससे देखने की कोशिश करें। मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि माना हमारे पास प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो हमने अभी निकाला, पिछले पेज का लास्ट एक्सप्रेशन। उसमें मैं अगर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ले लूँ तो तब वो जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा वो वही एक्सप्रेशन बनेगा जो क्लासिकल ऑसिलेटर के लिए बनता है। तो मतलब प्लैंकियन ऑसिलेटर को आप समझें क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज़ से, तो क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज़ में अगर हम h टेंडिंग टू जीरो लिमिट अप्लाई करें प्रॉपरली तो फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में रिड्यूस होते हैं। आप इसको क्वालिटेटिवली तो बड़े आराम से समझ सकते हैं। क्लासिकल ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं डिस्क्रीट, जबकि क्लासिकल ऑसिलेटर के, ये प्लैंकियन ऑसिलेटर के ऐसे हैं, और क्लासिकल ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस होते हैं। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होता है वो h न्यू के बराबर होता है। ये 3h न्यू, ये 2h न्यू, डिफरेंस h न्यू का 50h न्यू 49h न्यू, मतलब कोई भी दो जो लेवल्स हैं प्लैंकियन ऑसिलेटर के, उनके एनर्जी का गैप h न्यू होता है। तो अगर h की वैल्यू हम धीरे धीरे कम करें, h वैसे कांस्टेंट है बट मैथमेटिकली हम सोचें h की वैल्यू अगर कम हो रही है तो जो एनर्जी का गैप है h न्यू, न्यू उतना ही है बट h अगर कम हो रहा है तो ये गैप क्या हो रहा है, कम। कम होने का मतलब दो लेवल्स और घने हो गए। और अगर आप h टेंडिंग टू जीरो लिमिट सोचें तो क्या होगा, किन्हीं भी दो लेवल्स के बीच का गैप क्या हो जाएगा, खत्म। गैप है h न्यू के बराबर तो गैप खत्म हो गया। तो गैप खत्म होने का मतलब आपने एक लेवल बनाया और दूसरा लेवल जस्ट उसके साथ चिपका हुआ है और तीसरा उसके साथ चिपका हुआ है और चौथा, तो यही वाला फिगर बन जाएगा। तो क्वालिटेटिवली भी आप समझ सकते हैं ये प्लैंकियन ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स हैं, ये क्लासिकल ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स हैं। इससे इसमें हम जा सकते हैं अगर h टेंडिंग टू जीरो की बात करें। h टेंडिंग टू जीरो में ये फिगर हाँ दिमाग में लग रहा है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी इतनी है, यहाँ पे मैंने ऑसिलेटर नहीं लिखा है, प्लैंकियन न्यू फ्रीक्वेंसी का जो हमने एक्सप्रेशन अभी निकाला था h न्यू ओवर ई टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। अब इसमें अगर आप सीधे सीधे h बराबर जीरो रख दें कि h टेंडिंग टू जीरो लिमिट लें हम, तो h बराबर जीरो अगर आप सीधे सीधे रखें तो फिर गड़बड़ होने वाली है। क्यों? न्यूमरेटर जीरो बनेगा, h की जगह जीरो रखा, लेकिन डिनोमिनेटर भी जीरो बनेगा, h की जगह जीरो रखा, e पावर जीरो होता है 1, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, या बेटर बोलना चाहिए मुझे अनडिफाइंड होता है।
तो मतलब h टेंडिंग टू जीरो लिमिट सीधे सीधे नहीं ले सकते हैं, तो h टेंडिंग टू जीरो लिमिट यहाँ पे कैसे लेते हैं, और आगे भी हम इस चीज़ को करेंगे। न्यूमरेटर को मैंने h न्यू लिखा। आप जानते हैं ई पावर एक्स का जो एक्सप्रेशन होता है, ई पावर एक्स की जो सीरीज़ होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस सो एंड सो ऑन। एक्स की जगह यहाँ एच न्यू अपॉन के टी है, तो उसकी अगर मैं सीरीज़ लिखूँ, इसको सीरीज़ फॉर्म में एक्सपेंड करूँ, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच न्यू अपॉन के टी स्क्वायर प्लस अगला टर्म होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एच न्यू अपॉन के टी का क्यूब प्लस सो एंड सो एंड सो ऑन, हायर 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 टर्म्स आपको अप टू इन्फिनिटी। आप इसे इस सीरीज़ की फॉर्म में अगर लिखें तो ये +1 और ये जो -1 डिनोमिनेटर में अलग से था ये कैंसिल हो जाते हैं। और अब आप देखिए न्यूमरेटर के हर एक टर्म में जो बचे हैं टर्म्स, डिनोमिनेटर में सॉरी, उसमें हर किसी में कम से कम एक एच न्यू है। यहाँ एक एच न्यू है, यहाँ तो एच न्यू का स्क्वायर है, अगले टर्म में तो एच न्यू का क्यूब होगा एंड सो एंड सो। तो ये जो न्यूमरेटर में अकेला एक एच न्यू है, इसको आप डिनोमिनेटर के एच न्यूज़ के साथ कैंसिल कर सकते हैं। इसको इस तरह सोचो, डिनोमिनेटर में अगर हर जगह एक एच न्यू कॉमन लें तो उस एच न्यू से ऊपर का एच न्यू कैंसिल होगा, और तब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में तो केवल 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये पहला टर्म जो है इसका एच न्यू कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो यहाँ केवल 1 अपॉन के टी बचा। अगले टर्म में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 रहेगा, के टी का स्क्वायर डिनोमिनेटर का वैसे का वैसी, लेकिन एच न्यू की एक पावर कम हो गई, स्क्वायर से एक कॉमन ले लिया था जिसने ऊपर वाले को कैंसिल किया, तो ये ऐसे ही अगले टर्म में 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 के टी का क्यूब होगा डिनोमिनेटर में और एच न्यू का स्क्वायर रह जाएगा। तो पहले एच न्यू और के टी की सेम पावर थी हर एक टर्म में, अब क्या होगा, के टी की पावर 3 है तो एच न्यू की पावर 2 है, अगले टर्म में के टी की पावर 4 होगी तो के टी एच न्यू की पावर 3 एंड सो एंड सो। अब आप अगर एच टेंडिंग टू जीरो रखें तो अब कुछ समस्या नहीं है, बल्कि एच की जगह जीरो रखने से जिस जिस टर्म में एच मौजूद है वो सारे टर्म खत्म हो जाएंगे। ये टर्म खत्म हो जाएगा, इसमें एच न्यू एक बार है, अगले टर्म में एच न्यू 2 बार है, अगले टर्म में एच न्यू 3 बार है, ये सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा। इसको देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, लिमिट लेने में पहले इस टर्म में भी एच न्यू मौजूद था, लेकिन इस एच न्यू और इस एच न्यू ने एक दूसरे को कैंसिल किया, ये टर्म बिना एच न्यू का रह गया, लेकिन बाकी हर एक टर्म में कम से कम एक एच न्यू सर्वाइव कर रहा है। तो जब हम एच टेंडिंग टू जीरो अब रखेंगे तो ये बाकी सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट अब आप ले सकते हैं, तो अब कितना बचेगा, 1 अपॉन, यहाँ इन सब में से केवल एक टर्म सर्वाइव करेगा 1 अपॉन के टी, और इसको आप सिंप्लीफाई करें के टी। और आपको अगर ध्यान हो क्लासिकल ऑसिलेटर की जो हमने एवरेज एनर्जी निकाली थी किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए वो के टी बनती है। तो आप देख रहे हैं प्लैंकियन ऑसिलेटर से हमने मैथमेटिकली किया क्या है, प्लैंकियन ऑसिलेटर के एनर्जी के एक्सप्रेशन में अगर एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट रखी तो क्लासिकल ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया। यही ये चीज़ है, प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी में या प्लैंकियन ऑसिलेटर को एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट में जाके देखें, देखने का मतलब ऐसा, तो वो किस में बदल जाता है, क्लासिकल ऑसिलेटर। और ये एक जनरल प्रिंसिपल की तरह आप समझ लीजिए, बाद में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे आने वाले सेमेस्टर्स में, किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में अगर हम अप्रोप्रिएटली एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट ले सकें, हर केस में ये पॉसिबल शायद ना हो, पर अगर आप अप्रोप्रिएटली एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट उस क्वांटम सिस्टम की ले सकें तो इसका मतलब उस सिस्टम को अब आप क्वांटम नहीं, अब आप उसे क्लासिकल नज़रिए से देख रहे हैं। ओके दिस, तो वैसे हमने ये लिमिट फिर से लेनी है, इस तरह की लिमिट्स हमने आगे भी लेनी है, बट एक्चुअली हम वो लिमिट एच के टर्म में नहीं लेंगे, वो हम टी टेम्परेचर के टर्म में लेंगे। टेम्परेचर के टर्म में हमारा मतलब ऐसा होगा हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। ओके, तो दैट विल सी लेटर। तो इस तरह के काम हमने आगे भी करने हैं, बट यहाँ पे इस चीज़ को मैंने इस नज़रिए से किया है कि अगर एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो कि एक क्वांटा का साइज डिटरमिन करता है, अगर क्वांटा का साइज एच के टेंडिंग जीरो होने के कारण क्वांटा का साइज जीरो की ओर टेंड हो तो फिर क्या होता है। तो बेसिक रिजल्ट जो एक देख सकते हैं आप, प्लैंकियन ऑसिलेटर जो है वो बेसिकली क्लासिकल ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और अब मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई डूइंग दिस। तो प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हुए, किसका, न्यू का फंक्शन ट्रीट करते हुए ज़रा इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। तो न्यू के साथ इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। ये ध्यान रखिए आप, एच के और टी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो वैसे एच और के हैं, टी कांस्टेंट होने का मतलब ये है हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस फंक्शन को देख रहे हैं। माना टी बराबर 300 केल्विन, हमारी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर माना 300 केल्विन है, तो वॉल्स में जितने भी ऑसिलेटर्स हैं वो 300 इक्विलिब्रियम पे 300 केल्विन पे इक्विलिब्रियम में है, और तभी तो हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर पाए। तो टी भी फिक्स्ड है और एच और के तो कांस्टेंट ही हैं, तो ये एच और के और इसका कोई रोल नहीं है, बेसिकली रोल केवल न्यू का है।
चाहे तो इसके बजाय अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप ये सोच सकते हैं x अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन को प्लॉट करना है x के साथ। x ये एक x का फंक्शन है, तो क्या आप इस फंक्शन को x के साथ प्लॉट कर सकते हैं? और x के साथ बेसिकली आपको केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए प्लॉट करना है। ओके दिस, तो मैं चाहूँगा आप इस फंक्शन को प्लॉट करें और तब आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। ये है प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसका ग्राफ आप बनाएं, कैसा आता है वो आपने बनाना है, मैंने कैसा आता है बनाइए। क्लासिकल ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन kT होता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट कर्व मिलता है। लेकिन प्लैंकियन ऑसिलेटर के लिए कैसा कर्व मिलता है एवरेज एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ? प्लीज़ ट्राइंग डूइंग दिस। और फिर हम आगे, अब वैसे हमारा काम पूरा हो चुका है, अब हमने प्लैंक्स फार्मूला कंस्ट्रक्ट करना है और फिर देखना है, उसकी सक्सेस देखनी है बेसिकली। ये हमें पहले से पता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की करेक्ट थ्योरी प्लैंक थ्योरी है। तो जहाँ रेले जीन्स लॉ जहाँ जहाँ फेल हो गया था और चीज़ें भी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हम देखेंगे प्लैंक्स लॉ से ब्लैक बॉडी से रिलेटेड जितने ऑब्जर्वेशंस हैं सारे के सारे एक्सप्लेन होंगे। सो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।